डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो जैसा आप इस नोट्स में देखेंगे कि हमने एंटोमोलॉजी का चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया है। इसका हमने आज पार्ट 1 पढ़ना है। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, हमारा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी हमें पहले से पता है कि हम बायोलॉजी की जब ब्रांचेस पढ़ते हैं तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाता है, और जब इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी और अनाटॉमी कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम इंसेक्ट्स की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है कि इंसेक्ट के वो पार्ट जो उनके जिस्म के बाहर से नजर भी आते हैं और बाहर से भी होते हैं, वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे। और इनकी बॉडी अंदर से कैसी है उसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसे एनाटॉमी भी कहते हैं। तो आइए आप इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हमारे पास इंसेक्ट्स की जब हम मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें पहले पैरामीटर्स बनाने पड़ते हैं, और उनमें हमें यह तय करना पड़ता है कि इंसेक्ट्स एक दूसरे के साथ मिलते जुलते कैसे हैं, और इसके साथ साथ कौन से इंसेक्ट्स ज्यादा कॉमन है, और इन इंसेक्ट्स में से हम कौन सा इंसेक्ट्स स्टडी करें तो हमें पता चले कि ये सब में ही कॉमन है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम आखिर कैसे ग्रुपिंग करते हैं इंसेक्ट्स की, और हमारे पास सबसे कॉमन इंसेक्ट कौन सा है और उसके फीचर्स क्या हैं एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, ताकि हम एक इंसेक्ट की स्टडी करें और ओवरऑल सब ही उसमें कवर हो जाए। तो उसमें ग्रासहॉपर का नाम यहाँ मेंशन है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसको थॉरोली पढ़ते हैं ताकि हम तमाम टर्म्स और तमाम चीजें ही क्लियर हो जाए। The external morphology varies a great deal in various orders of insects. तो जब हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं, बाहर से देखते हैं कि इंसेक्ट्स कैसे नजर आते हैं, तो हम देखते हैं कि ये तो ग्रेट वैरायटीज हैं और डिफरेंट ऑर्डर्स हैं इंसेक्ट्स के। देयर आर हाउएवर मैनी कॉमन फीचर्स ऑफ द इंटेग्यूमेंट, लेकिन इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं, और वो कॉमन फीचर्स कौन से हैं, उनमें इंटेग्यूमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल बॉडी वॉल को इंटेग्यूमेंट कहते हैं और बॉडी वॉल को इंटेग्यूमेंट कहते हैं। एंड बॉडी स्क्लेरिटीज, आप अगर इस पिक्चर को, इन नोट्स को गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि स्क्लेरिटीज का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, हार्डनिंग ऑफ क्यूटिकल। तो हमारे पास इंसेक्ट्स में उनका जो एपिडर्मस होता है उसके गिर्द भी एक और टाइप का एक केमिकल है और एक लेयर है बॉडी की जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, और उससे हार्डनिंग ऑफ क्यूटिकल को हम स्क्लेरिटीज भी कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ अपेंडेजेस, कि आखिर इनकी जो 6 लेग्स हैं और 2 एंटीनी है, 1 पेयर ऑफ एंटीनी है, वो इंसेक्ट पर कैसे जुड़े हुए हैं, क्या इन सब में कॉमन है या कोई एक्सेप्शन भी है। इसके साथ साथ द वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स, तो इंसेक्ट्स में इंटरनल ऑर्गन्स की क्या सूरत हाल है। तो यहां से मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। इन जनरल, आमतौर पर द फॉर्म ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो शक्ल है और उनमें क्या क्या है, माउथ पार्ट्स हैं, एंटीनी, जेनिटेलिया, और जेनिटेलिया इनके जो रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें जेनिटेलिया कह रहे हैं हम। और इसके साथ साथ ओसिली, आपको याद हो तो हमने थर्ड आई का तज़किरा किया था कि इंसेक्ट्स में, और आपने रेप्टाइल्स में भी पढ़ा था कि थर्ड आई होती है जिसका काम लाइट डिटेक्शन होता है, तो इंसेक्ट्स में भी होती है, उसे ओसिली कहते हैं। दिस सेंस ऑर्गन्स, और इनके अलावा इसमें सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, तभी तो ये वेल अडॉप्टेड है। इनमें सेंस ऑर्गन है और ये जरा सी भी किसी चीज की भी जो मूवमेंट है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में जब इंसेक्ट्स की डोमिनेंस पढ़ा था तो उसमें इसका तज़किरा किया था। दी विंग वेनेशन, और लाजमी नहीं है कि तमाम इंसेक्ट्स की जो विंग्स के अंदर वेन्स हैं या उनका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर हो, तो वो डिफरेंट पैटर्न के होते हैं, इसलिए विंग वेनेशन की टर्म यूज की गई है। आर सो डिफरेंट दैट दीज कैरेक्टर्स, अब ये मुख्तलिफ तो हैं ही, लेकिन दीज कैरेक्टर्स, यही फीचर्स आर यूज फॉर ग्रुपिंग इंसेक्ट्स। इन्हीं फीचर्स को देखकर हम इंसेक्ट्स के को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और वो ग्रुप्स कौन से हैं, ऑर्डर्स हैं, फैमिलीज हैं, जेनरा हैं। और इनके जो हायर होते हैं उनमें आप देख लें तो हमारे पास क्लास होती है, और देन फाइलम, और फिर किंगडम,
तो किंगडम एनिमिलिया से आर्थ्रोपोडा पे आ जाते हैं और आर्थ्रोपोडा से क्लास इंसेक्टा पे आ जाते हैं। उसके बाद तो ऑर्डर्स और जेनर सारे कॉमन ही हैं। सम ऑफ दीज कैरेक्टर्स कैन बी कन्वीनियंटली डिस्क्राइब्ड, हम आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अ डायग्राम ऑफ अ टिपिकल इंसेक्ट, अगर हम सिर्फ एक इंसेक्ट की डायग्राम बना दें, एक इंसेक्ट की डायग्राम बना दें जैसे कि यहाँ नीचे दी हुई है। Whereas others can be explained adequately, औरों की भी वजाहत कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि हम एक इंसेक्ट की स्टडी कर लें और वो ऐसी स्टडी हो कि सब इंसेक्ट्स उसी में आ जाएं, कवर हो जाएं। तो ऐसा ही हम कर रहे हैं। Throw the diagram of an insect which may be closest to a generalized form, और एक जनरल ऐसे इंसेक्ट की स्टडी करें जो जिसके जो इंटरनल फंक्शन है तकरीबन सब इंसेक्ट्स में मिलते जुलते हों, तो ऐसे स्टडी करेंगे। और ऐसा ही है, दैट इज अ ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर के बारे में जो दिया होगा। स्टिल अदर कैरेक्टर्स कैन बी बेटर डिस्क्राइब्ड, लेकिन इसके साथ साथ और कैरेक्टर भी डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। तो इस फिग में हम देखते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि इनमें एंटीना, हेड, टेग्मा, फीमर, एब्डोमेन, ये तो इसमें है ही कंपाउंड आई के साथ साथ, लेकिन हम इसकी थॉरोली स्टडी करते हैं कि हम एक आसान वे में आगे बढ़ते हैं ताकि हमें टॉपिक इजीली समझ आए। तो यहाँ जो अहम चीजें हैं वो आपके माइंड में रखने वाली परोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स हैं। मैंने जो फिजिकल लास्ट टाइम क्लास ली थी यूनिवर्सिटी में, तो आप सबको मैंने ये बात बताई थी कि हमारे पास जो कोई भी फुली कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के बाद इंसेक्ट बनता है तो उसमें 3 बॉडी रीजन होती हैं, जिसमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है। और इसकी जो थोरैक्स रीजन है, हर एक रीजन में से 1 पेयर ऑफ अपेंडेजेस निकलती हैं। सेकेंड थोरैक्स रीजन में से एन अदर अपेंडेजेस पेयर, और जो लास्ट हमारे पास थोरैक्स रीजन है उसमें से भी लास्ट पेयर निकलता है, जिसमें ये लास्ट वाली जो है ना वो बड़ी लेग दिखाई जा रही है। तो सारी की सारी लेग्स थोरैक्स रीजन से ही निकलती हैं। और थोरैक्स रीजन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें प्रोथोरैक्स है, मेसोथोरैक्स है और मेटाथोरैक्स है। तो इसी की वजाहत हम आगे पढ़ेंगे। Still other characters can be better described from certain species of insects, तो और स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स पढ़ के भी हम इसका तस्करा कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में यानी इस चैप्टर 4 में क्या पढ़ेंगे? Unless otherwise mentioned, the various morphological and anatomical structures described are those of the grasshopper। और ग्रास हॉपर के जो यहाँ फीचर्स दिए गए हैं, क्योंकि वो तमाम इंसेक्ट्स में कॉमनली हैं, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। तो इसके लिए साइंटिफिक नेम दिया हुआ है आगे, तो ये पिकिलो सीरस पिक्टस साइंटिफिक नेम है, और फेब्रिशियस और एक्रिडिडी। देन ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्थोप्टेरा। तो इसका ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर है, तो इससे बिलोंग करती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन के। हमने ओवरव्यू तो पढ़ लिया, ओवरव्यू के बाद एक्सटर्नल ऑर्गन्स इंसेक्ट में कौन से हैं, और क्योंकि ओवरऑल इंसेक्ट को तो डील कर ही रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसा जनरल इंसेक्ट पढ़ रहे हैं जो तमाम इंसेक्ट्स की स्टडी को कवर करे। तो उसमें एक्सटर्नल ऑर्गन की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ एन इंसेक्ट कंप्राइज ऑफ इंटेग्यूमेंट, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड देयर अपेंडेजेस। कि जब भी हम किसी इंसेक्ट को बाहर से देखते हैं तो हमारे देखने पर हमें पता चलता है कि इंसेक्ट में बाहर से क्या क्या नजर आ रहा है? इंटेग्यूमेंट नजर आ रहा है, उसकी बॉडी वाल नजर आ रही है बाहर से, उसका हेड नजर आ रहा है, थोरैक्स नजर आ रहा है जहां से लेग्स निकल रही हैं, और उसके साथ साथ एब्डोमेन। जो मैंने आपको कहा था कि इंसेक्ट्स का जो एब्डोमेन होता है वो बाहर से तो सेगमेंटेड होता है, लेकिन इंटरनली वो सेगमेंटेड नहीं है। इंटरनली वो हॉलो पार्ट है जिसमें उसके ऑर्गन्स हैं, उसके अलावा उसके अपेंडेजेस। और मैंने ये आपको पहले बात बताई थी कि मेटामॉर्फोसिस से पहले इंसेक्ट्स की 8 लेग्स होती हैं, और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होने के बाद इनकी 6 लेग्स हो जाती हैं, और ये इनका फीचर है। तो ऑनलाइन क्लास के दौरान हमारे एक तस्करा हुआ था कि एक स्टूडेंट का कहना था कि उन्होंने 5 लेग्स भी ऑब्जर्व की हैं, तो उस पर अभी हम वर्क कर रहे हैं, तो उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सटर्नल ऑर्गन में पार्ट 1 की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक्सटर्नल ऑर्गन को 5 मार्क दिया है, इसको मार्क किया हमने, 5 नंबर दिया। क्यों दिया है? क्योंकि एचसी की तरफ से जो अप्रूव्ड कंटेंट्स हैं हमारे पास
उन कंटेंट्स में जो 5 नंबर आता है वो ये आता है। तो हम काफी प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको देखते हैं, इंटेगुमेंट क्या होता है। अगर तो हम इसको ह्यूज वे में लें तो ये हमारे लिए मुश्किल का सबब बन सकती है, स्टडी टफ हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको इजीली समझ कर चलें तो ये कुछ भी नहीं है। क्यों? तो अभी हम पढ़ते हैं, इंटेगुमेंट इज द आउटर लेयर ऑफ द इंसेक्ट बॉडी। कि इंसेक्ट की बॉडी की जो सबसे बाहर वाली दीवार है, वॉल है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट कहते हैं। और इंटेगुमेंट 2 चीजों से बनी होती है, एक हमारे पास है एपिडर्मस और एक क्यूटिकल। तो सबसे बाहर क्यूटिकल होती है, उसके अंदर एपिडर्मस होती है। तो इसको पढ़ते हैं हम। इट इज कंपोज्ड ऑफ, हु कंपोज्ड ऑफ एपिडर्मस। इट प्रोनाउन यूज किया गया है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो जो इंटेगुमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इंटेगुमेंट सिंगल लेयर से बना होता है सेल्स की। और जब लफ्ज बिल्कुल सेल्स है तो लिविंग सेल्स की बात हो रही है, नोन एज एपिडर्मस, इसे एपिडर्मस कहते हैं। और इसके साथ साथ इंटेगुमेंट बनी होती है नॉन सेलुलर आउटर लेयर सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मस। एपिडर्मस एक ऐसी लेयर भी सिक्रिएट करता है जो बिल्कुल नॉन सेलुलर होती है, उसे क्यूटिकल कहते हैं। और वो एपिडर्मस के बाहर होती है, एपिडर्मस से ऊपर होती है। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो आप डायग्राम देखें, डायग्राम में आप मैं इसको मेंशन कर रहा हूं एपिडर्मस। इस एपिडर्मस के लिए मैंने एक्स्ट्रा जो एफर्ट्स किए हैं वो इसमें मैंने ये बॉक्स बना दिया है जिसमें ये क्रॉस लगा हुआ है, इसको मैंने लेबल किया एपिडर्मस। और ये सिर्फ और सिर्फ ये एपिडर्मस है जहां पर जो है मेरा हैंड और एरो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मस है। इस एपिडर्मस से ऊपर ये जो रीजन नजर आ रही है, ये जो रीजन नजर आ रही है, सारी की सारी क्यूटिकल है। और ये नॉन सेलुलर है, और ये नॉन सेलुलर है। तो क्यूटिकल की आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल का दूसरा नाम एपीक्यूटिकल है और एंडोक्यूटिकल का दूसरा नाम प्रोक्यूटिकल है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। तो हमारी जो एपिडर्मस है, एपिडर्मस एक मेम्ब्रेन के जो जिस मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ी है, इस मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इतना सिंपल ही है जितना मैंने डिस्कस कर दिया। तो इसको आगे देखते हैं हम तफसील से। तो एपिडर्मस, द एपिडर्मस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स। और ग्लैंड्स वो होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं। तो जो हमारी एपिडर्मस है कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स की सिंगल लेयर से बना होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। एंड यहाँ एंड मार्क नहीं है, तो मैं इसको सबटेंडिंग द क्यूटिकल। और ये एपिडर्मस की जो सिंगल लेयर है, ग्लैंडुलर सेल्स की सिंगल लेयर है, वो यूनाइटेड है किसके साथ? क्यूटिकल के साथ। जो कहां पड़ी है? इसके नीचे या इसके ऊपर? डेफिनेटली इसके ऊपर पड़ी है, क्योंकि एपिडर्मस ने ही क्यूटिकल को सिक्रेट किया और अपने ऊपर उसने हार्डनिंग की उसकी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि क्यूटिकल की जो हार्डनिंग है वो स्क्लेरिटीज कहलाती है। तो उसको देख रहे हैं। एंड परफॉर्म मेनी फंक्शन, हु परफॉर्म मेनी फंक्शन? एपिडर्मस। The epidermal cells secrete cuticle। अभी हमने डिस्कस किया कि एपिडर्मल सेल्स ही क्यूटिकल को बनाते हैं। एंड द एंजाइम, और सिर्फ क्यूटिकल ही नहीं बनाते, एंजाइम भी बनाते हैं कंसर्न्ड इन इट्स प्रोडक्शन। ऐसे एंजाइम जो क्यूटिकल की प्रोडक्शन करते हैं, एंड इट्स डाइजेशन, और उसकी डाइजेशन भी करते हैं, उसको तोड़ते भी हैं। कब? एट द टाइम ऑफ मोल्डिंग, जब एक्डाइसिस करनी होती है। और वो वक्त जब इंसेक्ट्स ने अपना जो एक्सोस्केलेटन है उसको खत्म करके एक नया एक्सोस्केलेटन अपने गिर्द चढ़ाना है, उस दौरान क्या होता है? मोल्टिंग होती है, एक्डाइसिस होती है। द एपिडर्मल सेल्स स्टैंड ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये एक मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर होते हैं, उस मेम्ब्रेन को नाम दिया गया है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और मैंने आपको मेंशन की कि ये मेम्ब्रेन जिस पर एपिडर्मस मौजूद है इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। देन इसके बाद हमारे पास क्यूटिकल है। तो जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि क्यूटिकल को सिक्रीट कौन करता है? एपिडर्मस करता है। द क्यूटिकल कवर्स द होल ऑफ द आउटसाइड ऑफ द इंसेक्ट बॉडी। तो हमारे पास जो इंसेक्ट की कंप्लीट बॉडी है वो कवर्ड है क्यूटिकल से। तो इनर लाइनिंग ऑफ फोरगट, हाइंडगट, ट्रेकिया, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स एंड सम ग्लैंड्स, उनको भी ये कवर करती है। लेकिन अगर ये डेड सेल्स की कवरिंग हमारे पास इंसेक्ट की आउटर बॉडी पर है, तो अगर ये इंटरनल फॉर्म है तो जाहिर है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो ये एक अनदर टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं।
टिपिकली द क्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। तो जैसे डायग्राम में आप लोगों को बताया गया था कि क्यूटिकल हमारे पास दो पार्ट से बनी हुई है, एक एक्सोक्यूटिकल और एक एंडोक्यूटिकल। तो एक्सोक्यूटिकल को एपिक्यूटिकल कहते हैं और एंडोक्यूटिकल को परोक्यूटिकल कहते हैं। लेकिन जब हम एंडोक्यूटिकल को देखते हैं तो इसमें देखें आप, सेल्स की दो टाइप्स हैं। इन सेल्स की दो टाइप्स क्या, जब एक्डाइसिस होती है तो ये ऊपर वाली जो एपिक्यूटिकल लेयर है, एक्सोक्यूटिकल है, ये रिमूव हो जाती है और फिर जो नीचे वाली एंडोक्यूटिकल है यही एपिक्यूटिकल बन जाती है और जो इंसेक्ट का साइज है उसके मुताबिक एक नया क्यूटिकल बनता है। तो इसी के बारे में तस्करा हो रहा है। द क्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, अ थिन, जैसे ऊपर पिक्चर में भी हम देख रहे थे कि जो थिन पार्ट होता है अप टू 4 माइक्रोमीटर, सिर्फ इतनी इसकी विड्थ होती है, और इसके साथ साथ आउटर काइटन फ्री। अब देखें, हमने कहा कि जो अपर है, अपर लेयर है वो थिन है, और काइटन फ्री एपिक्यूटिकल, अब उसको नाम दे रहे हैं हम कि इसमें काइटन नहीं होती, ये काइटन फ्री है, एपिक्यूटिकल है, एंड ये अपर हिस्सा हो गया। ये आप डायग्राम में देखें कि हम दिखा रहे हैं ये अपर हिस्सा जिसे एपिक्यूटिकल नाम दिया है, और ये एक्सोक्यूटिकल भी है। ये बिल्कुल देखिए इतना समाल सा है, और ये काइटन फ्री है और थिन है, और इसकी आप देखें कि कितनी थिन है, अप टू 4 माइक्रोमीटर। तो थिक, और इसके नीचे ये जो थिक लेयर मौजूद है ये वाली एंडोक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल भी कहते हैं, और इसका साइज क्या है 200 माइक्रोमीटर, और ये काइटिनस होती है, काइटन होता है इसमें। तो कंपाउंड की टाइप है काइटन जो इनमें होती है और इनको मजबूत बनाती है। तो अब हम दोनों क्यूटिकल पार्ट्स को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एपिक्यूटिकल, जिसे एक्सोक्यूटिकल भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या होता है ये। तो हमारे पास जो एपिक्यूटिकल है इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ माइन्यूट लेयर्स एंड इज क्रेडिटेड विद मेनी फंक्शंस। अब हमने पढ़ा कि एक्सोक्यूटिकल थिन है और तकरीबन हमारे पास ये 4 माइक्रोमीटर साइज का होता है। चाहे ये माइन्यूट लेयर्स है लेकिन ये माइन्यूट भी कॉम्प्लेक्स हैं, और बहुत सारे काम इनके जिम्मे हैं। एज टू वर्ज ऑन, जैसा कि झुकाव। कैसा झुकाव, इनकी जो एपिक्यूटिकल होती है वो डिफरेंट रीजन्स पर जाके झुकाव शो करती है, मुड़ती है, देन रिज बनाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर मसल्स अटैच होते हैं, और मसल्स अटैच होते हैं तो इनके ऊपर एक्सोस्केलेटन टिकता है। किनके ऊपर, इंसेक्ट्स के ऊपर। तो ऑन के बाद आपके नोट्स में यहाँ कॉमा नहीं लगाया गया लेकिन यहाँ कॉमा लगेगा, और देन जो वर्ड आएंगे वो एज अ सेंटेंस आपको शायद ये समझ ना आते, लेकिन मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ऑन के बाद कॉमा लगना है, उसके बाद द मैजिकल। तो मैजिकल के लिए हम सिनोनिम यूज करेंगे रिमार्केबल। तो यहाँ नोट्स में मेंशन है लेकिन लेड पेंसिल की वजह से लिखा हुआ है, शायद आपको क्लियर नजर ना आ रहा हो, मैं इसको कंफर्म बता रहा हूं आपको। रिमार्केबल यानी इंसेक्ट्स की एपिक्यूटिकल का ये जो फंक्शन है जिसकी वजह से अपेंडेज जो है वो मसल्स के साथ अटैच होती हैं, और एक्सोस्केलेटन भी मसल्स के साथ अटैच होता है, और इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये रिमार्केबल है, काबिल तारीफ है। तो अब हम एपिक्यूटिकल के मजीद पार्ट पढ़ते हैं कि इसका एपिक्यूटिकल का भी एक इनर एपिक्यूटिकल है और एक आउटर एपिक्यूटिकल है। द थिकेस्ट, देखें रेड डॉट भी लगा हुआ है इसके स्टार्ट में। द थिकेस्ट ऑफ दीज इज द इनर एपिक्यूटिकल इमीडिएटली आउटसाइड द प्रोक्यूटिकल। तो पिक्चर जब देखते हैं उसमें जो एपिक्यूटिकल है, एपिक्यूटिकल एक तो बिल्कुल बाहर एटमॉस्फेयर के साथ टच हो रहा है और दूसरा नीचे एंडोक्यूटिकल के साथ टच हो रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले हम इनर एपिक्यूटिकल की बात करें, वो जो बिल्कुल एंडो क्यूटिकल के ऊपर पड़ा हुआ है। द थिकेस्ट, ये थिक है, ऑफ दिस इज द इनर एपिक्यूटिकल इमीडिएटली, जो बिल्कुल ही ऊपर पड़ा हुआ है आउटसाइड द प्रोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल के बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है। आउटसाइड इट इज वेरी थिन, जो इसकी आउटसाइड है किसकी, एपिक्यूटिकल की, यानी सफेरिकल रीजन जो पेरिफेरी पर, जो सबसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को टच हो रही है क्यूटिकल, उसकी बात हो रही है। इज वेरी थिन, वो थिन है और उसे आउटर एपिक्यूटिकल कहते हैं। विच इज कंपोज्ड ऑफ, जो बनी हुई है, ये 3 चीजों की बनी हुई है। कौन सी चीजों की बनी हुई है, आप नीचे देखें कि मैंने मेंशन किया है
कि सीमेंट लेयर सबसे ऊपर होती है, इसके नीचे वैक्स लेयर होती है, और फिर उसके नीचे आउटर एपिक्यूटिकल होता है, और फिर इनर एपिक्यूटिकल होता है। तो यही सीक्वेंस यहाँ बताई गई और बताया गया कि ये किस चीज के बने होते हैं। तो हमारे पास आउटसाइड इज वेरी थिन आउटर एपिक्यूटिकल विच इज कवर्ड बाय, यानी इस एपिक्यूटिकल के ऊपर, आउटर एपिक्यूटिकल के ऊपर भी कुछ पड़ा हुआ है, और वो क्या है? वैक्स लेयर है। यानी सबसे नीचे एंडोक्यूटिकल के बिल्कुल ऊपर पड़ी है इनर एपिक्यूटिकल, इनर एपिक्यूटल क्यूटिकल के बिल्कुल ऊपर पड़ी है आउटर एपिक्यूटिकल, आउटर एपिक्यूटिकल के बिल्कुल ऊपर, यहां सरफेस बिल्कुल एयर इसको टच नहीं हो रही, इसके ऊपर वैक्स लेयर पड़ी है, और वैक्स लेयर के ऊपर सीमेंट लेयर भी है, और सीमेंट लेयर वो लेयर है जो डायरेक्ट एयर से कांटेक्ट में है। तो उसकी बात हो रही है। आउटसाइड इट इज वेरी थिन आउटर एपिक्यूटिकल विच इज कवर्ड बाय अ वैक्स लेयर, इसके ऊपर वैक्स लेयर होती है, एंड सीमेंट लेयर, और फिर उसके ऊपर सीमेंट लेयर होती है, फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग, और ये सीमेंट लेयर ही है जो इंसेक्ट की सबसे बाहर वाली लेयर बनाती है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं इनर एपिक्यूटिकल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, कि हमारे पास जो इनर एपिक्यूटिकल है किससे बनी होती है? ये टेन्ड लिपोप्रोटीन से बनी होती है, और जैसा कि वर्ड शो कर रहा है, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का तस्करा किया जा रहा है जो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, वाइल द आउटर एपिक्यूटिकल इज हाईली पॉलीमराइज्ड लिपिड। अब देखें, जो इनर क्यूटिकल है, जो एंडो एपिक्यूटिकल के बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई है, वो लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, लेकिन जो आउटर एपिक्यूटिकल है वो प्योर लिपिड्स की बनी हुई है। तो 2 लेयर्स की हमने कंपोजिशन पढ़ ली। अब हम देखें इनर एपिक्यूटिकल, उसके ऊपर है आउटर एपिक्यूटिकल। इनर एपिक्यूटिकल लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, आउटर एपिक्यूटिकल लिपिड्स की बनी हुई है। अब उसके ऊपर है वैक्स लेयर्स। द वैक्स लेयर मेनली कंटेन्स लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विद द डोमिनेंस ऑफ कंपाउंड विद एन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन कार्बन एटम्स के एक साथ जुड़ने से बनते हैं, और वो इवन भी होते हैं, ऑड भी होते हैं, ऑड नंबर से बनते हैं, और वैक्स लेयर बनाते हैं। सीमेंट लेयर, अब ये फोर्थ लेयर की बात हो रही है जो सबसे ऊपर है, जो एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अब द सीमेंट लेयर परहैप्स कंसिस्ट ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। अब इसकी कंपोजिशन में पॉलीसेकेराइड आ गया। पॉलीसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है which become closely associated with lipids, और इनके साथ लिपिड्स भी जुड़े होते हैं। और लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, तीनों क्या हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, जो बॉडी कंपोजिशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म के अहम रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरह अब हम बढ़ते हैं प्रोक्यूटिकल की तरफ। तो हमारे पास प्रोक्यूटिकल को एंडोक्यूटिकल भी कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सिंपल है। तो जो हमने एपिक्यूटिकल पढ़ा, हालांकि वो थीन था, लेकिन ये हमारे पास सिंपल टॉपिक है। तो प्रोक्यूटिकल कॉन्स्टिट्यूट्स द बल्क ऑफ द इंटेक्यूमेंट, के जो बॉडी वाल है उसकी जो बल्क, ज्यादा मिकदार है, वो ये बनाता है। एंड इज कंपोज्ड मेनली ऑफ काइटन, ये काइटन का बना होता है, एंड प्रोटीन, और प्रोटीन का बना होता है। इट इज पार्टिकुलरली प्रोमिनेंट इन हार्ड बॉडीड इंसेक्ट्स, और ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है उन इंसेक्ट्स में जिनकी बॉडी ज्यादा हार्ड है। अब इनकी कंपोजिशन पढ़ते हैं। आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि सेल्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और एक डिफरेंशिएटेड होते हैं। वो सेल्स जिनको पता है कि उन्होंने क्या काम करना है, वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, और जिन सेल का काम तय नहीं होता, अभी वो मैच्योर नहीं होते और हो रहे होते हैं, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। तो इट मे बी अनडिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, कि अभी उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या काम करना है, लेकिन और अब देखें स्लैश आ गया, मे बिकम डिफरेंशिएटेड, और फिर वो डिफरेंशिएटेड भी हो जाते हैं बाय स्क्लेरोटाइजेशन, जब हार्डनिंग हो रही होती है किसकी? क्यूटिकल की, इनटू एन आउटर हार्ड एक्सोक्यूटिकल। लेकिन जब ये एंडोक्यूटिकल छोड़कर एक्सोक्यूटिकल की तरफ बढ़ते हैं, एक्सोक्यूटिकल की नई लेयर बनाने के लिए, तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से डिफरेंशिएटेड सेल्स बन जाते हैं। एंड इनर अनडिफरेंशिएटेड पार्ट कॉल्ड एंडोक्यूटिकल, और हमारे पास जो प्रोक्यूटिकल में एंडोक्यूटिकल खुद है, वो अगर अनडिफरेंशिएटेड है,
तो वो प्रोक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल ही कहलाएगा। लेकिन जब उससे डिफरेंशिएशन सेल्स की होकर एक्सोक्यूटिकल की तरफ बढ़ जाएगी तो वो डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे और वो एंडोक्यूटिकल का पार्ट नहीं रहेंगे और एक्सोक्यूटिकल का पार्ट बन जाएंगे। और एक्टाइसिस और मोल्टिंग के दौरान यही कुछ होता है। Between the two there may be a region of hardened but not fully darkened mesocuticle। अब हम कह रहे हैं कि जो प्रोक्यूटिकल है एंडोक्यूटिकल है, यहां से सेल चले जाते हैं एक्सोक्यूटिकल में और वो जाकर बना देते हैं हमारे पास एपिक्यूटिकल। क्योंकि एक्डाइसिस से तो क्यूटिकल जो ओल्ड होती है वो शेड हो जाती है, फिर नई बनती है। तो वो सेल कहां से जाते हैं? नीचे से ही जाते हैं। लेकिन कोई डिफरेंशिएशन बाउंड्री तो होगी, कहां? प्रोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल के दरमियान, जो सेल को आगे भेज देती है क्या बनाने के लिए? एक्सोक्यूटिकल बनाने के लिए। तो अभी तक वो कंफर्म नहीं है, इसलिए वर्ड में भी यूज किया गया है, शायद ऐसा हो। तो पॉसिबल है कि मेसोक्यूटिकल भी हो इनके दरमियान। तो अगर होगी तो साइंस उस पर वर्क कर रही है। और जो अभी तक हमने फिनोमेना पढ़ा तो इसलिए कुछ था। तो इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काइटन और उसका केमिकल फार्मूला और तमाम चीजें। वो हम एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और इंटरनल मार्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, हम उसको मजीद डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।